सो वेलकम टू रॉयल गिफ्ट्स अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं इको का चैप्टर नंबर 3। ये पार्ट सेकंड होने वाला है। इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा वो सबसे पहले जाके पार्ट 1 देखिए, देन उसके बाद आप पार्ट 2 को देख सकते हैं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे हम इस चैप्टर के अंदर की बात करने वाले हैं, हमें बात करनी है साख और मुद्रा के बारे में। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है हर चीज। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है, तो चलते हैं पार्ट 2 के साथ। पार्ट 2 के साथ ये आपके ऋण से जुड़ी शर्तें। मतलब ये है कि जब हम किसी से कर्ज लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो उसके अंदर कुछ शर्तें होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए कि वो शर्तें क्या होती हैं। देखिए सिंपल सी चीज होती है, हम क्या करते हैं, कर्ज दो तरीके से लेते हैं। एक क्या होता है, आपने साहूकार सुना होगा। ठीक है, साहूकार से हम क्या लेते हैं, कर्ज लेते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लेते। एक तरीके से कोई भी ऐसी महंगी चीज हम उसको गिरवी रख देते हैं, देन वो हमको क्या दे देता है, उसी के बेस पे पैसे दे देता है। लेकिन वही अगर हम बात करें बैंक की, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, वो भी कर्ज ही एक तरीके से, तो वो क्या मांगते हैं हमसे, वो मांगते हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, गोल्ड के लिए भी, गोल्ड के पर्पज से भी आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, देखते हैं। तो जैसे निश्चित ब्याज दर को कर्जदाता ली हुई रकम के साथ लौटाता है। मतलब आपने जितना पैसा लिया है, आपको उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, जितना पैसा आपने लिया है वो तो आप दोगे ही, लेकिन उससे एक्स्ट्रा पैसा भी आपको क्या करना पड़ेगा, जिससे आपने पैसा लिया है उसको देना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। उधारदाता गिरवी रखने के लिए भूमि, इमारत, बहुमूल्य चीजें, गाड़ी, पशु, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव चीज हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पैसे चाहिए, हमें उधार लेना है किसी से, तो हम क्या करते हैं, गिरवी के लिए उसको रख देते हैं। जैसे किसी के पास फॉर एग्जाम्पल घर नहीं है, तो जैसे हम बात कर रहे थे, उधारदाता गिरवी रखने के लिए हम क्या करते हैं, भूमि का यूज करते हैं कि भाई आपके पास जमीन है तो आप उसको क्या कर सकते हो, गिरवी रख सकते हो। उसी गिरवी रखी हुई भूमि से आप क्या कर सकते हो, कर्ज ले सकते हो, ऋण ले सकते हो। ठीक है, और क्या है, गिरवी रखी चीज कर्जदाता पर अपना अधिकार कर लेते। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपने क्या करा, किसी से पैसे लिए और आपने उसको क्या दी हुई है, अपनी जमीन दी हुई है, आप पैसे नहीं दे पाए, तो उस सिचुएशन में क्या करता है, उस जमीन को बेचकर, चाहे वो ज्यादा की बिक्री हो चाहे वो कम की बिक्री हो, वो अपने पैसों की क्या करता है, पूर्ति करता है। ब्याज दर ऋणदाता जरूरी कागजात भुगतान के तरीके से सभी ऋण की शर्तें होती है। मतलब पहले क्या हो जाती है, आपकी डॉक्यूमेंट्स में सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन होती है कि अगर आप लिया हुआ पैसा वापस नहीं करते हो, तो उस सिचुएशन में आपने जो चीज गिरवी रखी है, चाहे वो कुछ भी है, वो किसका हो जाएगा, जिसने आपको पैसा दिया है, वो चीज उसकी हो जाएगी, चाहे वो ज्यादा की है चाहे वो कम की है। कर्ज की शर्तें क्या हो जाती हैं, उधार लेने वाले और पैसे देने वाले दोनों के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, बदल सकती है, चेंज हो सकती है। देन है औपचारिक क्षेत्र में साख के विभिन्न स्रोत। अगर हम बात करें स्रोत की, स्रोत का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप 10th पढ़ रहे हो, तो पढ़ने का स्रोत क्या है, बुक्स। ठीक है, तो आप कोई भी चीज कर रहे हो तो वो किसके थ्रू कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। तो औपचारिक क्षेत्र में देखना है कि सभी ऋण को औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रों में बांटा गया है। दो क्षेत्र होते हैं, ऑफिशियल होता है, सिंपल सी बात है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक के अंदर जितनी भी चीजें बैंक से रिलेटेड हो गई, अनौपचारिक मतलब जैसे साहूकार हो गए, आपने ऐसी किसी से क्या कर लिया, पैसा ले लिया, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, आपने नॉर्मली कोई चीज ऐसी दे दी और हमने क्या कर लिया, पैसे ले लिए। जैसे होता है ना, आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो वहां भी एक बंदा ऐसा होता है कि भाई वो क्या करता है, पैसे देता है लोगों को कर्ज पे, ठीक ना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं लेगा, वो या तो गोल्ड रखवा लेगा, ठीक है, या जमीन के कागज रखवा लेगा, कुछ भी ऐसी चीज जो जितना पैसा आपने लिया है वो उसके बराबर हो, तो अनौपचारिक में आएगा। औपचारिक क्षेत्र में बैंक, सहकारी समिति से ले गए कर्ज आते हैं। ठीक है, जो क्या होती है, आपकी समितियां बनी हुई होती हैं, छोटी छोटी, जो लोग क्या करते हैं, हर महीने उसमें पैसा डालते हैं। ठीक है, तो आप वहां से भी क्या कर सकते हो, पैसा ले सकते हो, तो वो क्या है, समितियां होती है एक तरीके से। और अनौपचारिक क्षेत्र में व्यापारिक, साहूकार, मालिक, रिश्तेदार भी आ जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक उधार के औपचारिक स्रोतों की कार्यविधि पर निगरानी रखता है कि रिजर्व बैंक क्या करता है कि आप बैंकों से लोन ले रहे हो, टाइम टू टाइम आप क्या कर रहे हो, उसकी इंस्टॉलमेंट जा रही है नहीं जा रही है, या बैंक आपके साथ कोई घपला तो नहीं कर रहा, वो सारी चीजों के ऊपर नजर कौन रखता है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ये भी देखता है कि बैंक सिर्फ धनी लोगों को ही ऋण की सुविधा तो प्रदान नहीं करा रहा, क्योंकि ऋण छोटे किसान, छोटे उद्योगपति, कर्जदार भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब यह है कि
जो भारतीय बैंक रिजर्व बैंक है वो क्या करता है, ये भी देखता है कि भाई बैंक वाले ऐसा तो नहीं कर रहे कि भाई जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, ठीक है, वो ही उनको ही क्या कर रहे हैं, वो लोग पैसा दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जो ऋण की जरूरत होती है वो किसको होती है, जो लोग बहुत ज्यादा क्या होते हैं, पैसा उनके पास नहीं होता लेकिन वो बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी निगरानी कौन रखता है, रिजर्व बैंक रखता है। बैंकों को आरबीआई को ये जानकारी देनी होती है कि वह निर्धारित ब्याज दर से कितना और किन लोगों को ऋण दे रहा है, ठीक है। सारा डाटा किसके पास रहता है, आपका आरबीआई के पास रहता है, ठीक है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की कार्यप्रणाली पर कोई सरकारी संस्था नजर नहीं रखती। भाई अगर आपने अपने रिश्तेदारों से क्या करा, पैसा लिया, तो उस सिचुएशन में क्या बैंक उसके ऊपर क्या रखते हैं, निगरानी रखते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ आप जानते हैं और आपके जो रिश्तेदार है वो जानते हैं बस। दूसरे क्षेत्र में ऋणदाता अपनी इच्छा से कितनी भी दर पर ब्याज दे सकता है और उधार वापस लेने के लिए कोई भी तरीका अपना सकता है। भाई मान के चलो आपने क्या करा, आपने अपने किसी रिश्तेदार से पैसे ले रखे हैं, ठीक है, अब कितना परसेंट आपको उसको इंटरेस्ट देना है वो कौन तय करेगा, वो तय करेगा। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, औपचारिक ऋण की बात करें, तो औपचारिक में क्या होता है, चीजें तय होती हैं कि भाई 2% ही मिलेगा चाहे कोई भी ले ले, ठीक है। लेकिन अनौपचारिक में चीजें जो होती है वो फिक्स नहीं होती। अब मान के चलो आपने किसी रिश्तेदार से पैसे लिए, अब आप नहीं दे पा रही किसी भी रीजन की वजह से, तो वो क्या कर सकता है, आपके साथ मार पिटाई भी कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है आपके साथ, ठीक है। तो क्योंकि अनौपचारिक जितने भी चीजें होती है उसके ऊपर गवर्नमेंट की क्या नहीं होती, नजर नहीं होती। औपचारिक क्षेत्र की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र में ब्याज दर अधिक होती है। फिक्स है भाई, औपचारिक में 2%, 3%, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा 5% बस। लेकिन अनौपचारिक के अंदर परसेंटेज क्या होती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, वो उस बंदे के ऊपर है जिससे आप पैसा ले रहे हो। ब्याज दर अधिक होने के कारण कभी कभी उधार की रकम बहुत ज्यादा हो जाती है, इसी वजह से बहुत सारे लोग क्या नहीं कर पाते, ऋण जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि भाई उनका ब्याज इतना होता है कि वो उसी को भरते 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 उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, ठीक है, दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। बैंकों द्वारा कम ब्याज दर पर दिया गया अनुकूल ऋण देश के विकास में काफी हद तक क्या हो जाता है, विकसित, मतलब एक तरीके से अगर हम बात करें, अगर आप किससे ब्याज ले रहे हो, मतलब किससे पैसा ले रहे हो, बैंकों से ले रहे हो, तो वो आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की नीड है तो आप ऑफिशियल चीजों में जाओ ना। एक होता है ना कि बंदे क्या करते हैं कि भैया ऑफिशियल चीजों में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, बहुत ज्यादा पंगे होते हैं। लेकिन अनौपचारिक चीजों में ऐसा नहीं होता, आप सीधा गए, आपने सामने वाले बंदे से डायरेक्ट बात करी, अगर उसके पास है उसने बता दे भैया इतने इंटरेस्ट में मैं आपको दूंगा, लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो, बस इतनी सी बात होती है भाई। अगर आप कर सकते हो तो आपने ले लिया। तो अनौपचारिक के अंदर क्या होती है, चीजें बहुत लो होती हैं, लेकिन औपचारिक के अंदर चीजें कैसी रहती हैं, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, बहुत टाइम लगता है एक तरीके से। अगर आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन ये बेस्ट होती है। औपचारिक अनौपचारिक साख का महत्व, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है ये बतानी है हमें। तो शहर में गरीब परिवार के 85% कर्ज की जरूरत अनौपचारिक क्षेत्र के स्रोत से पूरी होती है, जबकि अमीर परिवार की सिर्फ 10% कर्ज की जरूरत अनौपचारिक व 90% औपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। मतलब यह है कि शहर के अंदर जो गरीब परिवार रहते हैं, सिंपल सी बात है भाई, कौन रहते हैं सिटीज के अंदर, भाई जितने भी पुअर फैमिलीज के जो लोग हैं उनको सरवाइव करने में बहुत ज्यादा क्या होती है, दिक्कत होती है। क्योंकि शहर के अंदर अगर हम गांव और शहर का कंपैरिजन करें, शहर के अंदर सारी चीजें क्या है, ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, चाहे कुछ भी ले लो, रहने से, रेंट से लेके घर का सामान तक, सारी चीजें क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन गांव के अंदर चीजें ऐसी नहीं होती, गांव के अंदर बहुत, मतलब बंदा नॉर्मल सर्वाइव कर सकता है, लेकिन गांव के अंदर लोगों के पास रोजगार नहीं है, इसलिए वो किसकी तरफ जाते हैं, शहर की तरफ जाते हैं। लेकिन शहर में सर्वाइव करना उनके लिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। काम तो है, लेकिन जितना काम है और जितना उनको उस हिसाब से पैसा मिलता है, इतनी महंगाई क्या है, कम नहीं है, ज्यादा है, तो लोगों को क्या होती है, दिक्कत होती है। इसलिए इन लोगों को क्या पड़ती है, कर्ज की जरूरत पड़ती है। जो लोग कैसे होते हैं भाई, जो एक तरीके से होता है ना कि भाई हम सिर्फ दाल रोटी खा रहे हैं एक तरीके से और कुछ नहीं कर रहे, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, कुछ ऐसा इमरजेंसी पड़ गई उनके पास या कुछ भी रीजन है, तो उस सिचुएशन में उनको क्या करना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, ठीक है। अधिकतम अमीर लोग औपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो भैया अमीर लोग होते हैं वो कहां से लेते हैं, औपचारिक
जबकि निर्धन लोगों को अनौपचारिकों पर क्या रहता है, आश्रय रहना पड़ता है। ठीक, मतलब ये है जो आपका औपचारिक क्षेत्र होता है, लोग क्या करते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, क्योंकि उनको पता है ना औपचारिक क्षेत्र में क्या बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, औपचारिक क्षेत्रों से ऋण लेते हैं। जब औपचारिक ऋण का समान वितरण होगा तभी गरीब लोग भी कम ब्याज दर पर ऋण का लाभ ले सकेंगे। ठीक है, लेकिन औपचारिक क्षेत्र में क्या होता है, भैया आपकी प्रॉपर्टी देखी जाती है, आपका खुद का घर है नहीं है, आप मतलब जहां आप रह रहे हो, कब से रह रहे हो, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं नहीं है, अब किस इमरजेंसी से आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ खो गया कुछ भी है, तो आपको वहां पे क्या नहीं मिलेगा, ऋण मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ भी क्या होता है कि समान वितरण नहीं है, मतलब क्या होता है कि जो आपके बैंक है वो सभी को एक नजर से नहीं देखते, वो सोचता है कि शायद कुछ घपला कर दे। ठीक है, वो अपने लिए क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं। तो इसमें भी क्या है कि वितरण सेम नहीं है, इस वजह से भी दिक्कतें आती हैं। दैनिक ग्रामीण क्षेत्रों के स्वयं सहायक समूह, गांव के अंदर लोग अपने ही छोटे छोटे क्या बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो ये पूरा गांव है, अब गांव के अंदर क्या कर रखा है, सभी लोगों ने 10-10 लोगों का एक ग्रुप बना रखा है। ठीक, अब वो लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हर महीने मान के चलो सभी लोग 200-200 रुपए डाल रहे, डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक, अब इन फ्यूचर किसी को दिक्कत आई, ठीक है, किसी की हेल्थ खराब हो गई, या किसी को अपना घर बनवाना है, किसी को अपने बच्चे की शादी करनी है, किसी को एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो भाई ये एक तरीके से क्या बन चुकी है, सहायक समिति बन चुकी है कि हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। ठीक, तो गांव के अंदर ना बहुत सारे लोग ये करते हैं ताकि वो क्या कर सके, सरकार की इतनी ज्यादा जो ये चीजें हैं इनसे बच सके। साहूकार हो गए, अमीर लोग हो गए, ये लोग क्या करते हैं, गरीब लोगों को काटते हैं एक तरीके से ज्यादा ब्याज दर लेकर, उससे भी बच सके। जैसे आपका है स्वयं सहायता समूह के कार्य। ठीक है, इनके जो वर्क है वो क्या क्या है, सदस्यों की जमा पूंजी इकट्ठा करना। ठीक है, मतलब डाटा रखना कि भाई जितने लोग इस समूह के अंदर हैं वो सब कितना पैसा डाल रहे हैं और प्रॉपर टाइम टू टाइम आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आप प्रॉपर टाइम टू टाइम नहीं डालते तो आपको इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। ग्रामीण महिलाओं को चिंतित करना, मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो महिलाएं होती है वो ज्यादा एक्टिव होती हैं, वो ज्यादा इन्वॉल्व होती है इन सारी चीजों में। कम ब्याज दर पर ऋण देना, अब मान के चलो अगर आप किसी और से ले रहे हो, गांव के अंदर कोई साहूकार है उससे ले रहे हो तो वो दे रहा है आपको 5%, लेकिन अगर आप यहाँ से ले रहे हो तो आपको 1% पे क्या मिल सकता है, ब्याज मिल सकता है। तो भाई इजी है ना, बढ़िया भी एक तरफ। विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा को मंच देना, मतलब यह है कि अगर समाज के अंदर ऐसी कोई चीजें हो जाती हैं तो उनपे भी क्या हो जाती है, चर्चा होती है इस समूह के अंदर। बिना समर्थन ऋण भार के ऋण देना, भाई जितने लोग उस ग्रुप के अंदर समिति के अंदर शामिल हो गए सभी की रजामंदी होनी चाहिए, तभी जाके क्या मिलता है, किसी को ऋण दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। किसी एक ने भी मना कर दिया ना कि नहीं भाई, क्योंकि सबके साइन होते हैं, अगर किसी एक ने भी मना कर दिया कि मैं साइन नहीं कर रहा तो वो प्रोसेस वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के स्वयं वही है जो मैं पीछे पढ़ाई है। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। तो बैंक नोटों को जारी करना और विनियमित करना आरबीआई एक्ट, मतलब ये है कि जो नोट जारी करता है वो कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, एक तरीके की संस्था है जिसके पास करेंसी नोटों की छपाई पर नियंत्रण है। ठीक है भाई, कितने नोट छपेंगे वो उन सारा जो भी नियंत्रण है वो किसका होता है, भारतीय रिजर्व बैंक का। मौद्रिक स्थिति बनाए रखना, आरबीआई मौद्रिक नीति तैयार करना, इसका कार्यान्वयन करता है और उनकी निगरानी भी करता है कि भाई कोई जारी नोट तो नहीं बना रहा। ठीक है, ये सारी निगरानी भी कौन रखता है, भारतीय रिजर्व बैंक। समय समय पर बैंकों से ये जानकारी लेता है कि कितना और किनको किस ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा है, कि भैया आप ऋण तो दे रहे हो लेकिन ऐसा नहीं है भाई, गवर्नमेंट ने मान के चलो अप्रूव कर रहा है कि आपको 5% देना है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन जो क्या कर रहे हैं बैंक के अंदर वो 10% दे रहे हैं, तो भाई गवर्नमेंट को तो 5% ही शो होगा, 5% उनकी खुद की जेब में जाएगा। लॉस किसका होगा, जो वहां पर कर्ज लेने आएगा, पैसा लेने आएगा। तो इसलिए सारी निगरानी कौन करता है, आरबीआई करता है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम यही विराम करते हैं, चैप्टर होता है खत्म। बहुत छोटा सा चैप्टर है, अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर कोई टॉपिक छूट गए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, थैंक यू।